बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ के इस सेशन में ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस किया जाएगा। ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी आपको, इनमें ग्रेड 7 के लिए टेक्स्ट बुक जो कि कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ का एक हिस्सा है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की इन्फोर्समेंट्स और एक्टिविटीज़ के लिए और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक ग्रेड 7 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए रिसोर्स पैक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसमें तमाम SLOs अपनी मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बयान किए गए हैं। रिसोर्स पैक और समर पैक cantabpublisher.com की वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। The today's lecture is from Science of Grade 7 and the chapter which is under discussion is chapter 1, that is about human organ systems. We were studying the organ system involved in breathing. It was respiratory system, and in our lecture 8 we are going to study the respiratory diseases commonly found among humans. The corresponding SLO is identify the common diseases of respiratory systems and discuss their causes and preventive measures. 4 diseases we have selected for you, and then we will discuss the causes of and symptoms of each disease and then the preventive measures. Not the cure but the preventive measures. Preventive measures mean the ways to check the disease. We will seek the help of our textbook Cambridge Scholars Series for grade 7. The related pages are page 15, it's page 15, page 16 and page 17, and the related topic is topic 1.8, diseases of respiratory system. The very first disease or disorder we are going to study is asthma. Asthma, commonly known as dama. Asthma is a chronic disease. Chronic means the disease that may continue more than 3 months. And the disease do not have any cure, but it just can be controlled. यानी ऐसी डिजीज़ जो 3 ऐसे डिसऑर्डर या डिजीज़ जो बॉडी में 3 माह से ज़्यादा प्रिवेल करे और इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, यानी ये मुकम्मल तौर पे इसकी क्योर ना की जा सके, बल्कि जिसके सिम्टम्स को और इसकी एडवर्सिटी को जस्ट कंट्रोल किया जा सके, ऐसी डिजीज़ को क्रोनिक डिसऑर्डर या क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। तो एस्थमा भी एक क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ है एयरवेज की। अब एयरवेज क्या है? एयरवेज, यू नो वेरी वेल दैट एयरवेज are the bronchioles present in lungs or passage of air. These are the passage by which the air comes from the trachea and reaches to alveoli, and in alveoli gaseous exchange takes place. But in case of asthma, these bronchioles, as you can see here, it is attached to alveoli. Each bronchiole is attached to alveoli, air sacs. Proper breathing or proper passage of air is affected. It's an enlarged view of bronchioles. As you can see, the trachea divides into small branches. When it enters into the lung, its left lung. These small branches are called bronchial tubes or air passageways, airways. यहाँ से एयर लंग्स में एंटर होती है, ब्रोंकियोल्स में से गुजरती है और फिर हर ब्रोंकियोल जो कि एट द अदर एंड अटैच होता है एल्वियोलाई से, और एल्वियोलाई में गैशियस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन, एयर में मौजूद ऑक्सीजन ब्लड को दी जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव की जाती है। अगर ये
ब्रोंकियल ट्यूब्स या एयरवेज अफेक्ट हो जाएं, ये पाथ किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाए, बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एयर जो इनकमिंग एयर है वो उसको एल्वियोलाई तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल सकेगा। और जब एयर एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच सकेगी तो गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं होगा। गैशियस एक्सचेंज ना होने की सूरत में बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के साथ साथ जो वेस्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी मुकम्मल तौर पे रिलीज नहीं हो सकेगी। सो द बॉडी अल्टीमेटली द होल बॉडी विल सफर। और एस्थमा में क्या होता है, एस्थमा में भी यही है कि ये जो एयरवेज हैं वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, वो नैरो हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल एयरवे था जिसमें एयर की सप्लाई, एयर का फ्लो कंटिन्यूस था और इजीली फ्लो कर रही थी एयर, लेकिन किसी वजह से ये एयर सप्लाई, वो हम कॉजेज हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। ये जो एस्थमेटिक एयरवे है ये क्लोज हो जाता है, ये पाथ क्लोज हो जाता है। ये आपको जो येलो लाइनिंग दिखाई दे रही है ये एक्चुअली म्यूकस की लाइनिंग है, म्यूकस एक स्टिकी मैटर है इनसाइड द वॉल्स ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। तो जब ये पाथ शॉर्टन हो जाएगा, पाथ तंग हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये पाथ रिस्ट्रिक्ट हो गया है इस पाथ के मुकाबले में, तो क्या होगा कि एयर को फ्लो करने में रिस्ट्रिक्शन, हिंड्रेंस आएगी, एयर मुकम्मल तौर पे फ्लो नहीं कर सकेगी, ना ही इजीली फ्लो कर सकेगी और कॉन्सिक्वेंटली बॉडी इफेक्ट करेगी। और इसका सिम्टम्स क्या है, एस्थमा और कफिंग, इसके नतीजे में हमें खांसी हो गई यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब एयर मुकम्मल तौर पे हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच सकेगी और लंग्स से हमारी बॉडी सेल्स को नहीं मिल सकेगी तो हमारा सांस उखड़ने लगेगा, हम प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं हो सकेगी, वीजिंग, सांस लेते हुए एक सीटी की सी आवाज़ आएगी और चेस्ट में टाइटनेस फील होगी। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। और अब इसके देखते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं। एस्थमा के दो कॉजेज़ हैं, एक तो जेनेटिक है और दूसरा एनवायरमेंटल। जेनेटिक कॉजेज़ क्या है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को एस्थमा था और फिर वो एस्थमा जनरेशन टू जनरेशन प्रोसीड करता रहा, फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन टू ग्रैंड चिल्ड्रन, ये इस तरह से एस्थमा मूव करता रहा, पास ऑन होता रहा फ्रॉम जनरेशन टू वन जनरेशन टू अदर। ये तो इसकी जेनेटिक कॉजेज़ थी। अब एनवायरमेंटल कॉजेज़ क्या है कि कुछ लोग इंडस्ट्री में कुछ ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे फ्यूम्स ज़्यादा हों या जहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हों, जैसा कि माइनिंग एरिया है, खासतौर पे कोल माइनिंग है। कोल माइनिंग में कोल डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कोल डस्ट क्या है, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं कोल के जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। उस एनवायरनमेंट में सांस लेने ज़्यादा अरसे तक रहने वालों के लिए क्या होगा कि ग्रेजुअली ये डस्ट पार्टिकल्स इनहेल्ड एयर के साथ साथ बॉडी में जाना शुरू हो जाएंगे और फिर यहाँ पे इनकी ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स की म्यूकस लेयर है इसके साथ स्टिक हो जाएंगे। आहिस्ते से जब इनकी स्टिकनेस ज़्यादा हो जाएगी या डस्ट पार्टिकल्स की थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी तो डस्ट पार्टिकल हमारे ब्रोंक्यूल्स को, एयर ट्यूब्स को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे और ब्लॉक करने के नतीजे में एस्थमा कॉज होगा। इसी तरह केमिकल इंडस्ट्रीज़ में फ्यूम्स हैं, वो फ्यूम्स डिफरेंट पॉइजनस गैसेस हैं, वो पॉइजनस गैसेस आहिस्ता आहिस्ता सांस के साथ इनहेल करना शुरू कर देते हैं और वही पॉइजनस गैसेस यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगी और अल्टीमेटली एयर पैसेज वे ब्लॉक हो जाएगा जो कि एस्थमा की सूरत में सामने आएगा। सो एनवायरमेंटल कॉजेज इसके अनहेल्दी एनवायरनमेंट, जहाँ पे डस्ट रेशो बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे पॉइजनस फ्यूम्स की रेशो बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे मौजूद लोगों को एस्थमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? अब एस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी इसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकती। इसके सिम्टम्स को बस कंट्रोल किया जा सकता है और इसको कंट्रोल करने के लिए इन्हेलर एक वेरी गुड ऑप्शन। इन्हेलर के थ्रू मेडिसिन बॉडी में इन्हेल की जाती है और जो जिससे फॉर द टाइम बिंग, यानी बहुत थोड़े टाइम के लिए एयर पैसेज वे से एयर का फ्लो बेहतर हो जाता है। और दूसरा प्रिवेंटिव मेजर एस्थमा का प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल है कि जब भी आप किसी पोल्यूटेड प्लेस पे जाएं, किसी माइनिंग साइट पे जाएं या किसी केमिकल इंडस्ट्री में जाएं तो मास्क यूज़ करें ताकि आपकी बॉडी में इनहेल्ड स्मॉल पार्टिकल्स ना जा सकें। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इनहेलर को यूज़ किया जा रहा है। इस इनहेलर में मेडिसिन है, मेडिसिन को सक के जब किया जाएगा तो मेडिसिन ट्रेकिया से होती हुई लंग्स में जाएगी और एयर पैसेज वेज को किसी हद तक ओपन कर देगी।
लेकिन ये एक बहुत टाइम बिंग लिमिटेड ट्रीटमेंट है, बार बार आपको इनहेलर यूज़ करना पड़ेगा अपने ब्रीदिंग को प्रॉपर रखने के लिए। दूसरी डिजीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम आमतौर पर देखते हैं वो है निमोनिया। एस्थमा डिसऑर्डर था एयरवेज का, एयर पैसेजवेज का, जिसमें एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है। नतीजतन क्या होता है कि एल्वियोलाई जो कि प्लेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज है वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं प्रॉपर हो सकती, एयर सप्लाई नहीं हो सकती। लेकिन निमोनिया है इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई। कुछ सूरतों में ये ब्रोंक्यूल्स में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये एल्वियोलाई में पाया जाता है। अब जिस तरह एस्थमा में ब्रोंक्यूल्स की एयर पैसेजवेज की ब्लॉकेज हो जाती है, इस तरह एल्वियोलाई में भी गैशियस एक्सचेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि एल्वियोलाई जो कि एयर सैक्स हैं वो किसी पस की वजह से या किसी और फ्लूइड की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल एल्वियोलाई हैं जिसमें एयर गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर होगा, लेकिन अगर इन एल्वियोलाई फिल हो जाएं किसी भी लिक्विड मटेरियल की वजह से, तो गैशियस एक्सचेंज यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो सकेगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल सकेगी। सो एल्वियोलाई इज एन inflammatory infection of lungs that affect the bronchioles and alveoli. The symptoms include, इसके symptoms आपको पता होने चाहिए, dry cough, chest pain, fever and trouble in breathing. और अगर निमोनिया कंडीशन सीवियर हो जाए तो ब्लड ऑल्सो कम्स आउट ड्यूरिंग कफिंग। अगर दोनों लंग्स अफेक्ट हो जाएं तो कहा जाता है कि ये डबल निमोनिया की सिचुएशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्वियोलाई जो कि एयर सैक्स थे उनमें म्यूकस आ चुका है, या कोई और केमिकल, इसमें म्यूकस की डेपोजिशन हो सकती है, पस डिपॉजिट हो सकती है, या कोई भी लिक्विड वाटरी मटेरियल डिपॉजिट हो सकता है जो कि इनकी वॉल्स को, एल्वियोलाई की वॉल्स को ब्लॉक कर देगा और गैशियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। निमोनिया के कॉजेस, निमोनिया मेनली होता है बैक्टीरिया की वजह से जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। समटाइम्स ये बहुत से वायरसेस भी निमोनिया कॉज करते हैं और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एलजी फंजाई वगैरह भी निमोनिया कॉज कर सकते हैं, लेकिन बाद दफ़ा निमोनिया किसी मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। और अगर निमोनिया की कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए टाइमली तो ये बढ़ते बढ़ते एस्थमा भी कॉज कर सकता है। अब निमोनिया के प्रिवेंटिव मेजर्स में एंटीबायोटिक्स हैं। अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाएंगी, अगर ये वायरस की वजह से हुआ है तो वैक्सीन यूज़ की जाएंगी इसके क्योर के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए। जस्ट लाइक एस्थमा, निमोनिया इज़ नॉट द क्रोनिक डिजीज़, इट कैन बी क्योर्ड इफ़ टाइमली चेक्ड, और इसमें ऑक्सीजन थेरेपी की जाती है इन सीवियर केस ऑफ निमोनिया। थर्ड डिजीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी भी कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू ब्रीदिंग और थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, यानी स्नीजिंग के दौरान जो लिक्विड मटेरियल बॉडी से खारिज होगा उसके थ्रू, या कफिंग के दौरान जो मिस्ट पार्टिकल्स फिजा में आ जाते हैं उसकी वजह से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। मेनली ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ है ये और क्योरेबल है, यानी क्रोनिक डिजीज़ नहीं है। और इसके सिम्टम्स में खांसी, छींकी आना, स्पिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये इसके ट्रांसफ़र मोड भी है और इनके सिम्टम्स में से भी एक सिम्टम है। और इसके बाकी सिम्टम्स में, बाकी अदर सिम्टम्स, अगर खांसी 3 से ज़्यादा वीक्स तक रहे तो मे बी एक्सपेक्टेड है कि टीबी हो सके। चेस्ट पेन फील होती है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, फटीग यानी थकावट हो जाती है, फीवर है, नाइट स्वेट्स हैं, चिल्स, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, और ये सारे इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि सबसे पहले तो इसका प्रिवेंटिव मेजर यानी इसको होने से रोकने के लिए, हो गई है उसका इलाज करना, दैट्स अ ट्रीटमेंट। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी टीबी होने से कैसे रोका जा सके। तो इसका फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर ये है कि ऐसे लोगों से, यानी जो इफेक्टेड हों, जो टीबी पेशेंट्स हो, उनसे इंटरेक्शन करते वक्त मास्क यूज़ किया जाए। और अगर टीबी हो चुकी है तो एंटीबायोटिक्स, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन यूज़ की जाती हैं टू फाइट टीबी, और ये 6 to 9 मंथ का कोर्स है। लंग कैंसर, अब लंग्स कैंसर क्या है
लंग्स कैंसर भी हमारे यहाँ कॉमनली पाया जाता है। लंग्स कैंसर जो है वो डिसऑर्डरनेस है लंग्स के फंक्शन में ड्यू टू अब्रप्ट एंड वेरी फास्ट सेल डिवीजन। अब इसमें होता क्या है कि लंग्स कैंसर में लंग्स के सेल्स बहुत रैपिड डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो नॉर्मल डिवीजन है कि एक सेल ने दूसरे सेल एक से दो सेल बनेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद, लेकिन अगर ये सेल डिवीजन बहुत रैपिड होने लगे है, बहुत कम टाइम में होने लगे, तो वो जो एक्स्ट्रा सेल्स बनेंगे वो लंग्स में किसी ना किसी प्लेस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और क्लस्टर बना देंगे। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लंग सेल बहुत एक मैस की सूरत में इकट्ठे होकर लंग्स को फंक्शनिंग को इफेक्ट करेंगे। जब लंग्स में मैस की सूरत में ये या क्लॉटिंग हो जाएगी लंग्स में, तो भी एयर सप्लाई, एयर का एक गैशियस एक्सचेंज अफेक्ट होगा और अल्टीमेटली द होल बॉडी सफर्स। और ये जो मैस बॉडी में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे कि ये ट्यूमर सेल्स हैं जो बॉडी ने बनाना तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये बॉडी की तरफ से रिक्वायर्ड नहीं थे, यानी बॉडी की नीड से ज़्यादा थे। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन लंग्स, द सेल्स फॉर्म अ बल्क कॉल्ड ट्यूमर, यानी ये ट्यूमर्स हैं। दीज कैंसर कॉजिंग ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस हैजर्डस केमिकल्स इन द ऑर्गन्स। अब ये जो ट्यूमर सेल्स हैं, ये ट्यूमर एक तरह का थफ्ट बन जाएगा, ये बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देंगे और बॉडी को नुकसान करेंगे। These cells spread rapidly in the other parts of the body due to uncontrolled cell division. The process is known as metastasis. और uncontrolled cell division को metastasis कहा जाता है। लंग्स कैंसर का सबसे मेजर कॉज है स्मोकिंग। जब आप स्मोकिंग करेंगे तो स्मोकिंग के थ्रू बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स चले जाते हैं। उन केमिकल्स की वजह से लंग्स के सेल खासतौर पे, चूँकि इनहेल किया जाता है सिगरेट का धुआं, तो उन लंग्स में ख़ास तौर पे कुछ ऐसी रैपिड डिवीजन शुरू हो जाती है जो कि अनकंट्रोलेबल है। उस अनकंट्रोलेबल डिवीजन की वजह से ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो ट्यूमर्स रैपिडली बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लीड टू टोबैको स्मोक कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर। यानी अगर पैसिव स्मोकिंग का मतलब यह है कि आप खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन आप ऐसी एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे स्मोकिंग की जाती है और उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर तक स्मोक वो प्रेजेंट है, टोबैको स्मोक प्रेजेंट है, तो आपके सिर्फ इनहेल करने की वजह से, एनवायरनमेंट से इनहेल करने की वजह से भी लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर्स तो यह है कि ऐसी एनवायरनमेंट को अवॉइड किया जाए जिसमें टोबैको स्मोक हो, ना खुद की जाए ना ऐसे एनवायरनमेंट में रहा जाए। और अगर लंग कैंसर हो जाए तो इसकी सूरत में डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है। कीमोथेरेपी मतलब मेडिसिन के थ्रू इलाज किया जाता है और रेडिएशन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन बॉडी में फॉल की जाती हैं और वो ट्यूमर सेल्स को ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। इसका डायग्नोसिस यूजुअली लेटर स्टेजेस पे ही होता है, अर्ली स्टेजेस पे इसका डायग्नोसिस ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। टेस्ट एक्सरसाइज पेज 7 पे देखिए, इसका पार्ट ए है, फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट्स, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हर स्टेटमेंट के बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि उस स्टेटमेंट का राइट आंसर क्या है। नंबर 3 तक तो हम सॉल्व कर चुके थे। अब हम नंबर 4 MCQ देखते हैं। दिस इज़ नॉट अ रेस्पिरेटरी डिजीज़। 4 डिजीज़ आपने दी गई हैं, आपको बताई गई हैं, आपने आइडेंटिफाई करनी है कि इनमें से कौन सी रेस्पिरेटरी डिजीज़ नहीं है। क्या वो एस्थमा है, अल्सर है, निमोनिया है या ट्यूबरक्लोसिस है। जो भी राइट आंसर है आप उसका सर्कल फिल करेंगे। नेक्स्ट नंबर 5 इज चूज द लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर फ्रॉम फॉलोइंग। अभी हमने लंग कैंसर को डिस्कस किया कि लंग कैंसर का लीडिंग कॉज क्या है। क्या ये ट्यूमर फॉर्मेशन है, स्मोकिंग है, पोल्यूटेड एयर है या पुअर डाइट है। जो भी करेक्ट आंसर होगा आप उसका सर्कल फिल करेंगे। नंबर बी देखते हैं, पार्ट रिव्यू टेस्ट एक्सरसाइज 2 का नंबर 5 इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आप। पैसिव स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर, यानी पैसिव स्मोकिंग, आप खुद तो स्मोक नहीं कर रहे लेकिन आप उस एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे स्मोकिंग की जाती है और आपकी इनहेल्ड एयर में टोबैको स्मोक जा रहा है या उसके पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो क्या इस सूरत में भी लंग कैंसर होगा? अगर होगा या नहीं होगा, दोनों सूरतों में आप उसकी रीज़न बताएंगे। अब आते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ, पेज 18 पे। आपने क्वेश्चन नंबर 8 MCQ सॉल्व करना है। द मेन कॉज ऑफ निमोनिया, अभी हमने पढ़ा कि निमोनिया का कॉज क्या था, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसका सर्कल फिल करेंगे। पार्ट बी की तरफ आइए। नंबर 5 क्वेश्चन आप इसका सॉल्व करेंगे। डबल निमोनिया इज कॉज व्हेन निमोनिया इज सीवियर, हाउ।
डबल निमोनिया के बारे में पढ़ा था कि ये वो कंडीशन है जिसमें दोनों लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं, यानी दोनों लंग्स के एल्वुलाई बुरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। तो क्या ये सीवियर कंडीशन है या क्या ये सीवियर कंडीशन नहीं है, आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। पार्ट सी में देखिए, पार्ट सी में हमारा कोई भी क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, इसलिए इसे इग्नोर कर देंगे। अब आते हैं अपने समर पैक की तरफ। समर पैक में सबसे पहले MCQ सेक्शन देखिए पेज 9 पे। नंबर 13 और नंबर 14 MCQ आप सॉल्व करेंगे। नंबर 13 MCQ है कि इन्फ्लेम्ड ब्रोंकियल ट्यूब्स लीड टूवर्ड्स, अगर ब्रोंकियल ट्यूब्स यानी एयरवेज भी कहा जाता है जिन्हें, एयरवेज अगर ब्लॉक हो जाएं, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो ये किस डिजीज़ का सिम्टम होगा, एनोक्सिया का, निमोनिया का, हाइपोक्सिया का या एस्थमा का। राइट आंसर चूज करने के बाद आप ये भी बताएंगे कि आपका ये आंसर करेक्ट क्यों है और बाकी के ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं है। नंबर 14 MCQ देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वुलाई इज कॉल्ड, अगर एल्वुलाई इन्फ्लेम्ड हो जाए, एल्वुलाई में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी, लंग कैंसर होगा, ट्यूबरक्लोसिस, एस्थमा या निमोनिया। आप उसको फाइंड आउट करेंगे और फिर उसकी रीज़न भी बताएंगे कि ये आंसर क्यों करेक्ट है। अब हम आते हैं अपने समर पैक पेज 12 पे। पेज 12 पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं आपको और जिसका क्वेश्चन 10 आप सॉल्व करेंगे। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स आपने लिखने हैं कि इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन क्वेश्चन 11 देखिए, व्हेन पोलन्स आर एवरीवेयर देन सम पीपल कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली एंड कफ सीवियरली, व्हाट माइट हैव हैपेंड टू देम। जब सीजनल ब्रीदिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है, एक्सपेक्टेड क्या है, वो आप उसके बारे में बताएंगे। तो ये आपका आज का होमवर्क था। यहाँ हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।